Hey students, welcome to Learning with AJ Sir YouTube channel. As usual, I'm your friend and your teacher Ajay Kumar Yadav, and in this video lecture, we are going to discuss the second chapter of the book Hornbill, and the name of the chapter is on your screen. It is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. I hope you will enjoy this video lecture, so without any delay, let us proceed the video lecture. First of all, we shall discuss who are the writers of the chapter. So dear students, as you can see, there are two writers who have written this chapter. And the names are Gordon Cook and Alan East. So this is a joint venture by these two writers. You can see the photograph of this writer here. These are गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. आई होप आपको राइटर्स के बारे में पता चला होगा. अब चलते हैं इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के ऊपर. देखिए बच्चों, इस चैप्टर को अगर हमें बहुत अच्छे से समझना है तो हमें इस चैप्टर को एक टाइमलाइन की तरह पढ़ना होगा. और टाइमलाइन जो कि शुरू होती है एक डेट से, जो डेट है 25 मई 1768. आप कहेंगे सर ये डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये डेट हमारे लिए बेशक से इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन ये डेट कैप्टन जेम्स कुक के लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट डेट है. आप पूछेंगे सर ये कौन है, कैप्टन जेम्स कुक कौन है? तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि कैप्टन जेम्स कुक एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर हैं, सेलर हैं, यानी कि नाविक हैं. ये ब्रिटिश रॉयल नेवी के अंदर कैप्टन रहे हैं, यानी कि जहाज के कैप्टन के तौर पर इन्होंने बहुत ही परफेक्ट अपना करियर बनाया है. इस इंसान के नाम कई सारे खिताब हैं. देखिए बच्चों, कैप्टन जेम्स कुक वो पहले यूरोपियन सेलर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट लाइन को टच किया था. यानी ऑस्ट्रेलिया की जो कोस्टल आपको दिख रही है, इस कोस्ट लाइन तक पहुंचने वाले ये पहले यूरोपियन सेलर रहे हैं. इसके अलावा कैप्टन जेम्स कुक वो पहले यूरोपियन सेलर हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड आइलैंड की सबसे पहली सरकम नेविगेशन की है. देखिए बच्चों, सरकम नेविगेशन का मतलब होता है किसी एक आइलैंड या कॉन्टिनेंट के चारों तरफ चक्कर लगाना. तो इन कुछ अचीवमेंट्स की वजह से कैप्टन जेम्स कुक बहुत से लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी रहे हैं. और इन्हीं से ही इंस्पायर होने के बाद एक फैमिली जो कि रहती है इंग्लैंड में, और इस फैमिली की अगर आप बात करें तो इस फैमिली में टोटल 4 कैरेक्टर हैं. सबसे पहले इस कहानी का नरेटर भी है. नरेटर के बारे में बात करें तो वो एक 37 ईयर का एक बिजनेसमैन है. उसके बाद उसकी वाइफ है मैरी, और मैरी के बाद में उसके 2 बच्चे हैं जिनमें से एक वहां पे इसकी डॉटर है. डॉटर का नाम है सुजैन, जो कि 7 साल की एक गुड़िया है. और इसके अलावा है जोनाथन. जोनाथन वहां पे 6 साल का एक बॉय है. ये फैमिली भी उन फैमिलीज में शामिल हैं जो कि कैप्टन जेम्स कुक से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं. तो उन्हीं से इंस्पायर होकर इस फैमिली ने भी कुछ ऐसा ही एडवेंचर करने का प्लान बनाया है. और इसी वजह से ही काफी दिनों के बाद इन 1960 में नरेटर और उसकी वाइफ ने इसकी प्लानिंग शुरू कर दी. ये भी कैप्टन जेम्स कुक को फॉलो करना चाहते हैं, उन्हीं की तरह एक एडवेंचरस जर्नी करना चाहते हैं. इसी वजह से इन्होंने इन द ईयर 1960 इसकी तैयारियां शुरू कर दी. और देखिए, इसी वजह से ही नरेटर और उसकी वाइफ ने करीब 16 सालों तक, 16 ईयर तक अपने सी स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया.
चलो बच्चों, अब देखते हैं कि नरेटर का एक्चुअली में प्लान क्या है। ये वर्ल्ड मैप आपके सामने है। यहाँ पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, दिस इज इंग्लैंड। ये यूके का पार्ट है, हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो नरेटर इंग्लैंड से है और इन्होंने प्लान ये किया है कि वो इंग्लैंड से जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक कैप्टन जेम्स कुक की तरह। और उसका जो रूट है, ये रूट क्या रहेगा तो आपको मैं बता दूं, हालांकि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, कि वो यहां से होते हुए इस नॉर्थ अटलांटिक ओशन में से होते हुए इस कोस्ट के साथ आकर यहाँ वो साउथ अफ्रीका, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे केप टाउन है, केप टाउन पे वो रुकेंगे और केप टाउन से फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे और पहुंच जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक जैसे कि कैप्टन जेम्स कुक ने कभी किया था। देखिए बच्चों, आपको पता है कि ये एक बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही डेंजरस जर्नी होने वाली है और एक अच्छी जहाज के बिना ये पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसी वजह से ही नरेटर ने और उसकी वाइफ ने एक स्पेशल बोट इसी पर्पस के लिए बनवाई, जिसका नाम है वेव वॉकर। जी हाँ बच्चों, वेव वॉकर उनकी जहाज है जिसमें बैठकर ये इस जर्नी को पूरी करने वाले हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन जहाज था और इसकी क्वालिटीज के बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो आप जरा देखिए कि ये जो जहाज थी, इट वॉज 23 meters long, its weight was 30 ton and it was made of wood, especially the lower part. This lower part was made of wood और ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन की हुई जहाज थी। और 16 इयर्स की लंबी टेस्टिंग और प्रैक्टिस करने के बाद जब नरेटर और उसकी वाइफ मैरी को ये लगा कि अब वो इस जर्नी के लिए बहुत परफेक्टली ट्रेन्ड हो गए हैं, तो आखिर वो समय आ गया जब इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। ये जर्नी शुरू हुई जुलाई 1976 को। जी हाँ बच्चों, जुलाई 1976 में ये जर्नी शुरू होती है इंग्लैंड के प्लाईमाउथ नाम की जगह से। ये देख सकते हैं इस एरो में, दिस इज प्लाईमाउथ। और यहाँ से जर्नी शुरू होगी और इसके टोटल 2 स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में ये प्लाईमाउथ से केप टाउन जाएगी साउथ अफ्रीका में। देखिए साउथ अफ्रीका आपको दिख रहा होगा इस मैप में, यहाँ पर है। और यानी कि इंग्लैंड के इस प्लाईमाउथ नाम की जगह से ये जर्नी पहुंचेगी सबसे पहले केप टाउन। और केप टाउन पहुंचने के बाद ये आगे प्रोसीड करेंगे और पहुंच जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। यानी कि इनका जो डेस्टिनेशन है वो है ऑस्ट्रेलिया। और इस जर्नी की अगर हम स्पेशलिटी की बात करें, इस जर्नी की अगर हम बात करें तो इस पूरी जर्नी में 3 साल लगने वाले हैं। और इसी के साथ ये पूरी जर्नी 1 लाख किलोमीटर लंबी होगी, जो कि 2 फेजेस में होगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इनकी जर्नी शुरू होती है जुलाई 1976 में। 3 साल इस जर्नी को लगेंगे। सबसे पहले ये पहुंचेंगे केप टाउन और केप टाउन से फिर पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक जैसे कैप्टन जेम्स कुक गए थे। देखिए पहली फेज में नरेटर और उसकी फैमिली को पहुंचना है केप टाउन में, यानी कि इनको प्लाईमाउथ से पहली फेज में पहुंचना है यहां पर। और ये जगह का नाम है केप टाउन, जो कि राजधानी है साउथ अफ्रीका की। अच्छा, ये जो पहला फेज है ये बहुत ही हंसी खुशी बीत जाता है, कोई प्रॉब्लम इनको नहीं आती और बड़े आराम से ये पहुंच जाते हैं साउथ अफ्रीका। देखिए यहाँ पर पहुंचने के बाद इनको आगे पता है कि इन्हें पहुंचना है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए आप सबको पता है कि इंडियन ओशन को क्रॉस करना पड़ेगा। आपको सबको पता है कि जो इंडियन ओशन है ये बहुत ही रफेस्ट ओशन है, बहुत ही हार्ड होता है
बहुत ही स्टॉर्मी ये होता है, बहुत ही डेंजरस ये होता है इसको पार करना। और इसी वजह से ही नरेटर और उसकी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि वो अफ्रीका से 2 अलग क्रू मेंबर्स को अपने साथ ले ले। सबसे पहले ये जो इंसान आपको दिख रहा है, ये एक स्विस सेलर है, इसका नाम है हर्ब सेगला। और इसके साथ इस तरफ जो इंसान आपको दिख रहा है, ये एक अमेरिकन सेलर है, इसका नाम है लैरी विजल। तो हर्ब और लैरी ये 2 और क्रू मेंबर हैं जो कि नरेटर की हेल्प करने के लिए उनके साथ हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये टोटल 2+4 यानी कि टोटल अब 6 क्रू मेंबर हो चुके हैं इस जहाज में। और जहाज वहां से आगे इंडियन ओशन से होते हुए गुजर रहा है। देखिए बच्चों, जैसे ही केप टाउन को पीछे छोड़ते हैं और इंडियन ओशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हवाएं बहुत तेजी से बहने लग जाती हैं। और कुछ वीक्स तक, शुरुआती कुछ वीक्स तक इनको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम वो हवाएं नहीं है, प्रॉब्लम वो हवाएं नहीं है जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। प्रॉब्लम है उन बड़ी साइज की वेव्स से। जी हाँ बच्चों, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उनसे बन रही हैं। नरेटर हमें बताते हैं कि उन समुद्री हवाओं की वजह से लहरों की जो हाइट है वो बहुत ऊंची होने लगी थी। अगर उनके जहाज के उस मास्ट की बात करें, देखिए मास्ट का मतलब आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा होता है दिस इज कॉल्ड मास्ट। मास्ट से भी ऊंची लहरें उनके सामने उनको दिखाई दे रही थी। और अगर हम बात करें उनकी हाइट की, तो ये करीब 15 मीटर ऊंची लहरें उनको दिखाई दे रही थी। देखिए बच्चों, इतने बुरे मौसम के बावजूद भी जब 25 दिसंबर आया यानी कि क्रिसमस आया, तो इन्होंने क्रिसमस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। सभी ने ये उम्मीद की थी कि शायद बहुत जल्दी ही मौसम ठीक हो जाएगा, लेकिन मौसम ठीक होने की बजाय ये और ज्यादा खराब हो गया। 2 जनवरी के आते आते मौसम बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। इसी वजह से सेलिंग को भी धीरे कर दिया गया और जहाज की स्पीड को कम करने के लिए स्ट्रॉन्ग सेल्स डाल दिए गए, जिब्स डाल दिए गए, एंकर्स डाल दिए गए और भारी सी रस्सी से इसके बैक वाले हिस्से को लूप के चारों तरफ बांध दिया गया। अपने आप को किसी भी ऐसे स्ट्रॉम से बचाने के लिए उनके पास जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो भी इंपॉर्टेंट सामान थे, उन सभी ने उनको यूज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले सभी ने लाइफ लाइन्स अपने आप से अटैच की। उसके बाद अपनी बॉडी के ऊपर सभी ने ऑयल स्किन्स अप्लाई किया और लाइफ जैकेट्स पहनकर वो सब तैयार हो गए और वेट करने लगे किसी आने वाली बड़ी डेंजर का। जहाज की तरफ बढ़ते हुए खतरे का सबसे पहला संकेत तब आया जब सब कुछ शांत हो गया। हवाएं रुक चुकी थी और आसमान काला पड़ चुका था। आसमान में जो बादल हैं वो बहुत तेजी की दहाड़ की आवाज के साथ एक दूसरे से टकरा रहे थे। नरेटर ने जब अपनी जहाज के पीछे वाली डायरेक्शन में देखा, तो उसने देखा कि दूर एक बादल बन रहा है। अंधेरा बहुत ज्यादा था, तो नरेटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये बादल इस शिप की तरफ बढ़ता चला रहा था। जब ये पास आया, तो नरेटर को समझ में आया कि ये तो कोई बादल नहीं, एक बहुत ऊंची सी एक वेव है और ये वेव उनकी मौत बनकर उनके सामने आई है। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही ये बहुत ऊंची वेव उस जहाज के ऊपर टूट पड़ी। अब वो रोर भी थंडर बन चुकी थी, यानी बहुत तेज गर्जना। एक बड़े से विस्फोट ने जहाज के प्लेटफॉर्म को
हिलाकर रख दिया। लहर ने जहाज को कुचल दिया था। तेज झटके की वजह से नरेटर का सर भी व्हील से जाके टकराया। उसको महसूस हुआ जैसे ये बड़ी सी लहर उसको निगल चुकी है। जहाज लगभग उल्टा होने वाला था। इसके मास्ट और पोल्स फ्लैट हो चुके थे। नरेटर ने रेल्स को पकड़ लिया तो किसी कपड़े से बनी गुड़िया की तरह इस पानी ने उसको उछाल कर फेंक दिया। इससे उसकी छाती की जो हड्डियां हैं वो क्रैक हो गई, उनके दांत टूट गए और उसका मुंह पूरे तरीके से खून से सन गया। लेकिन वो अभी भी व्हील को पकड़े हुए था। हर जगह पानी ही पानी था। इस लहर ने जहाज को कहां पहुंचा दिया, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन को निकालना भी बहुत मुश्किल था। और अचानक से डैक का ढक्कन खुलता है और अंदर से मैरी चिल्लाते हुए बाहर आती है और उसने नरेटर को आते ही बताया कि जहाज के नीचे वाले हिस्से में बिल्कुल पानी भर चुका है। इसके बाद उसने नरेटर की जगह ले ली व्हील के पास। नरेटर जहाज के नीचे वाले हिस्से में जाता है बाकी मेंबर्स का हाल जानने के लिए। उसने देखा कि दोनों क्रू मेंबर्स लैरी और हर्व बुरे तरीके से इस जहाज में आए हुए पानी को निकाल रहे थे। जहाज का जो साइड बोर्ड है ये अंदर की तरफ धंस चुका था। कपड़े, खिलौने और क्रॉकरी खिलौनों की तरह तैर रहे थे पानी में। इसके बाद नरेटर बच्चों की तरफ पहुंचता है और बच्चों के कैबिन में जाता है और देखता है कि वो सेफ हैं ऊपर वाले बर्थ में। लेकिन इन सब के बीच सिर्फ सू के सर के ऊपर एक पंप हो गया है क्योंकि उसका सर किसी चीज से टकरा गया है। इसके बाद जहाज को रिपेयर करने के लिए नरेटर एक हथौड़ा, स्क्रू और कैनवस कैनवस मतलब त्रिपाल लेकर पहुंचता है उस हिस्से के पास जो ऊपर से टूट गया था। नरेटर ने उस होल को कवर करने की कोशिश की इस कैनवस से जिससे पानी आ रहा था। कैनवस के लगा देने के बाद अब पानी अंदर उतनी क्वांटिटी में नहीं आ रहा जितनी क्वांटिटी में पहले आ रहा था। ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब वो इलेक्ट्रिक पंप जिसका काम था पानी को बाहर निकाला जहाज से वो रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है क्योंकि बहुत सारा कचरा उस पानी में तैर रहा था जिससे वो ब्लॉक हो गया। डेक पर वापस जाकर नरेटर 2 स्पेयर में रखे हैंडपंप्स ले आया और साथ में से ये भी ध्यान आया कि चार्ट रूम में भी एक इलेक्ट्रिक पंप रखा है। उसने इस इलेक्ट्रिक पंप को आउट पाइप से कनेक्ट किया और इसने काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच पानी का जो लेवल है वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था। वो रात बहुत ज्यादा ठंडी थी। नरेटर ने मदद के लिए मेडे कॉल्स करना शुरू किया। मेडे कॉल्स वो इमरजेंसी कॉल्स होती हैं जिसे रेडियो सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है किसी भी नजदीकी टेरिटरी तक। लेकिन किसी भी मेडे कॉल का किसी ने भी कोई आंसर नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि वो बहुत दूर हैं उस समुंदर में जहां उनकी मेडे कॉल्स किसी भी टेरिटरी तक नहीं पहुंच पा रही। लड़की का जो सर है वो सूज चुका था और उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी इस इंजरी की वजह से। इसके साथ साथ उसके हाथ पर भी एक चोट आ चुकी थी। लेकिन सुजैन ने इसकी कंप्लेन नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके फादर इस छोटी सी चोट की वजह से बहुत टेंशन ले लें। और ये बच्ची चाहती है कि उसके फादर सिर्फ एक ही चीज की तरफ फोकस करें कि किस तरीके से उनको यहां से निकलना है। 3 जनवरी की सुबह तक सिचुएशन सारी अंडर कंट्रोल हो चुकी थी। नरेटर और बाकी सभी क्रू मेंबर्स ने डिसाइड किया कि वो 2-2 घंटे की
रेस्ट लेंगे रोटेशन में। टकराव के 15 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जहाज बहुत बुरे तरीके से डैमेज है। इतना ज्यादा डैमेज है कि वो उनको ऑस्ट्रेलिया सेफली नहीं ले जा सकता। नरेटर ने चार्ट्स को स्टडी किया, मैप्स को स्टडी किया और उसे समझ में आया कि अगर हमें बचना है तो हमें रास्ते में पड़ने वाले दो छोटे आइलैंड में से एक आइलैंड जिसका नाम है आइल एम्स्टर्डम पहुंचना होगा। देखिए इस मैप में आपको आइल्स एम्स्टर्डम के बारे में बताया गया है। आप देख रहे हैं इंडियन ओशन में ये कहीं बीच में एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, जिसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये सिर्फ 65 किलोमीटर है। देखिए 65 बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कंपेयर करें हम तो 1.5 लाख किलोमीटर लंबे इस पूरे ओशन में 65 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। ये कूड़े के ढेर में से सुई को ढूंढने के बराबर है। लेकिन इनको बचना अगर है तो यही तरीका है कि किसी तरीके से इनको इस आइलैंड को ढूंढना होगा। आइल्स एम्स्टर्डम एक ऐसा आइलैंड है जो कि फ्रेंच कंट्री के अंडर आता है। ये फ्रांस का साइंटिफिक बेस है। अब उनकी एक ही उम्मीद है कि किसी तरीके से इस आइलैंड को ढूंढा जाए, और कैलकुलेशंस के बाद वो इस आइलैंड की तरफ बढ़ते चलते हैं। 2 दिन की लंबी स्ट्रगल के बाद इनको थोड़ा समय मिला खाना खाने के लिए। सब कुछ सही नहीं था, क्योंकि इस आइलैंड को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम था। उसी दिन शाम को 4 बजे एक बार फिर से काले बादल बनना शुरू हो गए। सभी लोग डर गए, लेकिन ये मौसम उस दिन ज्यादा बुरा नहीं रहा और किसी तरीके से उसने इस रात को गुजार दिया। 2 दिन बाद यानी कि 5 जनवरी को वो जा रहे हैं उस आइल एम्स्टर्डम की तरफ, और बच्चों को कंफर्ट करने के लिए नरेटर उनके कैबिन में जाते हैं। जब बच्चों से वो बात कर रहे हैं तो जोनाथन ने फादर से पूछा कि फादर, आर वी गोइंग टू डाई, क्योंकि उनको महसूस हो गया था कि हम शायद मरने वाले हैं। देखिए फादर को मेंटली सपोर्ट देने के लिए इस बच्चे ने कहा कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर टुगेदर, यानी हम सबको मरने से डर नहीं लगता है। देखिए एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल है, वो अपने फादर को सपोर्ट इस तरीके से कर रहा है कि वो उसे अश्योरेंस दे रहा है कि फादर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है मरने का, अगर हम सब साथ हैं। और ये सुनकर नरेटर ने फैसला किया कि किसी भी तरीके से उसे यहां से निकलना है। पूरे दिन की मेहनत के बाद शाम को मैरी और नरेटर को एक बार फिर से लगने लगा कि शायद उनका आखिरी समय नजदीक है, और लकीली वो जहाज उस तूफान से गुजर पाया। 6 जनवरी की सुबह हवाएं शांत हो गई और अब सही समय है अपनी कैलकुलेशन को करने का। कैलकुलेशन करने के बाद नरेटर ने मेंबर से कहा कि जहाज को 185 डिग्री पर मोड़ दो। अगर वो खुशनसीब रहे तो शाम को 5 बजे तक उनके सामने आइल एम्स्टर्डम होगा। और इसी बीच सुजैन अपने द्वारा बनाया हुआ एक फनी कार्टून वाला कार्ड अपने फादर मदर को देती है उनको हंसाने के लिए। इस कार्ड का मतलब नरेटर को थैंक्स करना है कि किस तरीके से इतनी मुश्किल कंडीशन में भी वो लगे हुए हैं लगातार। नरेटर थक चुका था। थोड़ी देर सोने के लिए वो अपने कैबिन में चले जाते हैं, और जोनाथन और सू शाम को फादर को जगाते हैं। फादर ने उठते ही अपनी घड़ी की तरफ देखा और देखा कि समय था 6 और वो अभी भी चल रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने उस आइलैंड को मिस कर दिया। लेकिन सुजैन ने कहा कि यू आर द बेस्ट फादर इन द होल वर्ल्ड। लेकिन फादर को समझ नहीं आया, और तब सुजैन ने फादर को बताया
कि हमने आइलैंड ढूंढ लिया है। नरेटर ने बाहर निकल के देखा तो आइल एम्स्टर्डम ठीक उनके सामने था। रात भर वो किनारे पर ही रुके और सुबह जब वो उठे तो 28 वर्कर्स ने उन सभी का वेलकम किया। और जमीन पर जब नरेटर ने अपना पहला कदम रखा तो उन्होंने सभी का एक एक करके धन्यवाद दिया। उन्होंने थैंक्स कहा उन दोनों क्रू मेंबर्स को जो कि पूरे मिशन में एक टीम की तरह उनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया। उन्होंने थैंक्स कहा मैरी का, जो इतने मुश्किल समय में भी उस व्हील पर डटी रही। उसने थैंक्स किया जोनाथन और सुजैन का भी। हालांकि वो 6 और 7 साल के ही बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने भी फादर और मदर की हेल्प की है इनडायरेक्टली। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नई चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ। और तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।